हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे बुक 12th क्लास की जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, पहला तो हम ये देखेंगे कि बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये जो वर्ड है ना कंटेम्प्रेरी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। एक चीज ध्यान से देखोगे कि ये जो बुक के जितने भी चैप्टर हैं, ये सेकंड चैप्टर में भी कंटेम्प्रेरी वर्ड है, थर्ड में भी कंटेम्प्रेरी है, फिफ्थ चैप्टर में भी कंटेम्प्रेरी वर्ड है। तो आज अभी पहले हम 10-15 मिनट ये बुक के जितने भी चैप्टर हैं, मीन्स इसका जो कंटेंट है, बुक का नाम है, इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और फिर एक एक मतलब चैप्टर के जो चैप्टर्स के नाम है उसी से हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक बुक का ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ड का मतलब क्या है। कंटेम्प्रेरी वैसे तो वर्ड का मतलब सिंपल है कि जो आपके प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब चलो इसके 2-3 मीनिंग बता देता हूं ताकि बहुत इजी लगेगा। ठीक है, देखो कंटेम्प्रेरी जो मीन्स, कंटेम्प्रेरी खुद एक वर्ड है जिसके अंदर जो चीज कोई एग्जिस्ट कर रही है ना, या कोई चीज हो रही है, मीन्स कोई चीज हैपनिंग, या कोई भी चीज जो प्रेजेंट से रिलेवेंट है, मीन्स जो प्रेजेंट टाइम के अंदर रिलेवेंट है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंटेम्प्रेरी। अच्छा, अब इसके अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग इसको हम उस फेज में रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो कंटेम्प्रेरी कोई चीज है ना कि बोलते हैं कि ये तो बड़ा कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, तो हम क्या बोलेंगे, मीन्स अभी करंट में जो चल रहा है, मीन्स मॉडर्न टाइम में इसका यूज है। ठीक है ना, मॉडर्न टाइम में इस चीज का यूज है, तो ये हो गया मॉडर्न या करंट। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर, जैसे कि कंटेम्प्रेरी आर्ट रिफ्लेक्ट द इश्यूज एंड थीम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या हो गया, मॉडर्न और करंट। ठीक है, हालांकि ये वर्ड कोई आपको बताएगा नहीं, आपको लग भी रहा होगा कि मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन आप इस वर्ड को एक बार 3-4 पर्सपेक्टिव से या 3-4 एस्पेक्ट से देख लोगे तो आपको मतलब इजी लगेगा काफी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला तो क्या हो गया, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या हो गया, व्हाटएवर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम और करंट टाइम। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे कि हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट, मतलब हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में अगर हम इसको लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि भाई 2004 के अंदर 2004 में जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है ना, ओबामा थे ना, 2013-14 में यूएस प्रेसिडेंट ओबामा थे। तो उस टाइम इंडिया के कंटेम्प्रेरी, मतलब ओबामा के कंटेम्प्रेरी कौन थे इंडिया में, समझे बात को, कि ओबामा के कंटेम्प्रेरी कौन थे इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबामा की जो पोजीशन है ना अमेरिका के अंदर, वही सेम पोजीशन इंडिया में किसकी है। तो 2013 में तो मनमोहन सिंह, तो हम क्या बोलेंगे कि मनमोहन सिंह वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ ओबामा। क्लियर है। अभी जैसे अभी आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में मोदी जी के कंटेम्प्रेरी कौन है यूएसए में, तो अभी क्या है 10-15 दिन के लिए अभी कौन है, बाइडन। ठीक है, उसके बाद में कौन हो जाएंगे, उसके बाद में हो जाएंगे ये, इसको क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना, तो कंटेम्प्रेरी समझ गए ना, मीन्स इस पोजीशन में, मतलब इस टाइम में आपके इक्विवेलेंट पोजीशन पे धरती के दूसरी जगह पर कौन बंदा है, उसको कंटेम्प्रेरी बोलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या मतलब हुआ, मॉडर्न। सेकंड क्या हुआ, करंटली, मतलब करंट में जो चीज चल रही है। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है प्रेजेंट टाइम के, मॉडर्न वर्ल्ड के इश्यूज को। तो हम क्या मतलब आजकल जो आर्ट्स आ रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल वे में भी हम इसको बोल सकते हैं। तीसरा कल्चरल या एकेडमिक कंटेक्स्ट के अंदर, क्योंकि ये जो सारे जो वर्ड्स है ना, ये आपकी इस बुक के अंदर भी कंटेम्प्रेरी वर्ड को इसी एस्पेक्ट के अंदर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कल्चरल या एकेडमिक कंटेक्स्ट में इसको कैसे बोलेंगे, जैसे कि मैं बोलूं कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एम्फेसाइजेस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब इस लाइन को समझो कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एम्फेसाइजेस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मीन्स आज की जो एजुकेशन है ना, आज की मतलब आजकल जो एजुकेशन है, प्रेजेंट टाइम में, करंट में जो एजुकेशन है, वो किस पे जोर दे रही है, वो दे रही है टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पे। मीन्स टेक्नोलॉजी पे ज्यादा, मतलब आजकल बच्चे क्या है कि कोडिंग सीख रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं अलग अलग। ठीक है ना, या एआई के ऊपर ज्यादा फोकस है, चैट जीपीटी का ज्यादा इस्तेमाल है। तो ये सारी चीजें क्या है कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एम्फेसाइजेस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन।
तो हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को सीखा कल्चरल एस्पेक्ट में, एकेडमिक एस्पेक्ट में, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में और मॉडर्न और करंट एस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने इन चीजों के अंदर इसको देखा। अब आ जाते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब करंट टाइम में वर्ल्ड के अंदर किस टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है। मीन्स जैसे कि ये पूरी अर्थ है, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे अमेरिका है, यहां पे इंडिया है, ठीक है। अब इस जगह पे क्या पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ क्या चल रहा है, ये यूरोप है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, यहाँ पे क्या चल रहा है, कनाडा में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ में हम ये भी देखेंगे इस बुक में कंटेम्प्रेरी की बात हो रही है कि 1991 में जो चीज इंडिया में चल रही थी उस टाइम 1991 में इन देशों के अंदर भी क्या हो रहा था, ठीक है ना। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब समझ गए ना। कंटेम्प्रेरी मींस करंट में क्या चल रहा है, मॉडर्न चीजें कैसी है। पास्ट में हम देखें तो 2014 की बात करेंगे तो 2014 के अंदर इंडिया में जो हो रहा था, तो मैं बोलूंगा कि यूएस के कंटेम्प्रेरी क्या हो रहा था, तो यूएसए की सिचुएशन देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अब आते हैं चैप्टर वाइज देखते हैं। तो ये बुक का नाम हो गया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। एंड ऑफ बाइपोलरिटी का मतलब है कि बाइपोलरिटी का मतलब क्या होता है। बाइपोलरिटी का मतलब है कि बाई मीन्स टू, ठीक है। पोलरिटी मीन्स पोल, पोलरिटी मीन्स पोल। तो क्या है कि 1991 से पहले, 1991 से पहले और 1945 के बाद, मींस 1945 से लेके 1991 के बीच में इस धरती के ऊपर एक वॉर चल रहा था जिस वॉर का नाम था कोल्ड वॉर। उस कोल्ड वॉर के अंदर क्या होता है, कोल्ड वॉर का मतलब कि जब वॉर नहीं हो रहा है, वॉर नहीं हो रहा लेकिन फिर नाम भी है कोल्ड वॉर, तो इसका मतलब है कि वॉर नहीं हो रहा। वॉर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या, शांति है, तो शांति भी नहीं है। तो कोल्ड वॉर कौन सा हो गया कि जब ना ही तो वॉर हो रहा और ना ही धरती के ऊपर शांति है, ठीक है। तो दैट फेज इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। तो ये वॉर किस चीज का था, जब वॉर हो ही नहीं रहा। तो ये वॉर था आइडियोलॉजी का वॉर, मतलब कि यूएसएसआर और यूएसए जो है ना, ये दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी को सेपरेट कर रहे थे दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर। कि यूएसएसआर तो चाह रहा है कि दुनिया के दूसरे देश हमसे इंप्रेस होके और कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर लें, और यूएसए चाह रहा है कि दुनिया के दूसरे देश हमसे इंप्रेस होके कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लें। तो इसी चीज के लिए ये मतलब हॉट वॉर नहीं है, मीन्स आप हथियारों से नहीं लड़ रहे हो, आप अपनी आइडियोलॉजी को, दूसरे लोगों को आप अपनी आइडियोलॉजी की मार्केटिंग कर रहे हो। अब क्या है कि जब वो बोलेगा कि मेरा सामान खरीद ले, वो देश बोलेगा मेरा सामान खरीद ले, तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, माहौल बनेगा, टेंशन का माहौल बनेगा, ठीक है ना। टेंशन का माहौल बनेगा तो दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो एक तरह से माहौल टेंशन का होगा, और टेंशन का माहौल होगा तो उसी फेज को बोला गया कोल्ड वॉर, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है ना भाई। तो अब क्या है कि एंड ऑफ बाइपोलरिटी, तो 1991 के अंदर क्या है कि कोल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है। तो जब कोल्ड वॉर एंड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक पोल तो गिर गया, मतलब यूएसएसआर तो खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, मतलब एक ताकत बच गई, एक ताकत खत्म हो गई। तो यूएसएसआर कैसे खत्म हुआ वो चीज पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर का मतलब, कंटेम्परेरी का मतलब बताया कि करंट में, ठीक है। या मैं बोल लूं कि कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर 1991 में कौन था, ठीक है, या 1990 में कौन था कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर, तो तुम क्या बोलोगे, यूएसएसआर एंड यूएसएसए। तो वो किस कंटेक्स्ट में कंटेम्परेरी वर्ल्ड का इस्तेमाल किया गया है ना, उस चीज के हिसाब से हम इसका जवाब देंगे। तो वो चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो दो चैप्टर समझ आ गए, पहला एंड ऑफ बाइपोलरिटी, सेकंड वन इज कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। थर्ड क्या है, कंटेम्परेरी साउथ एशिया। अब साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया है कि ये पूरी अर्थ हो गई, ठीक है। अब यहां पे इंडिया है, तो इंडिया के यहां पे क्या है, श्रीलंका है, यहां पे मालदीव है, यहां पे बांग्लादेश, यहां पे म्यांमार, यहां पे पाकिस्तान, यहां पे अफगानिस्तान, यहां पे नेपाल है, ठीक है, चाइना है। तो ये जो एशिया, ये एशिया है, एशिया का जो साउथ वाला हिस्सा है ना, इन सारे देशों के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद में तो साउथ एशिया हो गया, पहला गया एंड ऑफ बाइपोलरिटी, सेकंड इज कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, थर्ड है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। मतलब मैं चैप्टर वाइज इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब चैप्टर वाइज चीजों को समझ लोगे ना, चैप्टर अगर याद होंगे तो किताब पढ़ना इजी लगेगा, अदरवाइज तो कुछ समझ आना नहीं है। ठीक है ना। तो अच्छा, फोर्थ क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, जैसे WHO होगी या यूनाइटेड नेशन होगी या वर्ल्ड बैंक हो गया, या ये ऑर्गेनाइजेशन का इस अर्थ के ऊपर क्या काम है और ये बनाई क्यों गई है ऑर्गेनाइजेशन, और इन ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट कौन करता है और क्यों डोमिनेट करता है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, या बायस रही है ऑर्गेनाइजेशन, मींस कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक देश की साइड लेती हैं या ये न्यूट्रल होके, मतलब जो पंचायती होता है ना, पंचायती आदमी, मतलब पंचायत के अंदर न्यूट्रल होके किसी की साइड ना लेके फैसला सुनाए, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे काम कर रही है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ चैप्टर का क्या नाम है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कि क्या आज का टाइम, कंटेम्प्रेरी का मतलब अगेन कंटेम्प्रेरी मतलब करंट या मॉडर्न, मतलब आज प्रेजेंट टाइम के अंदर। ठीक है, या अगर बात करेंगे 1947 की, 1947 की, तो 1947 के अंदर इंडिया में कैसे हालात थे, दुनिया में कैसे हालात थे, तो वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो इस चीज के बारे में देखेंगे। छठा क्या है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें देखेंगे कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर काम करते करते देश इतने अंधे हो गए कि क्या वो लोग इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स को के ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज की जिम्मेदारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दे रखी है, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ध्यान से सुन लेना, 5 मिनट का और रह गया, उसके बाद में चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है ना, अगली वीडियो के अंदर। लेकिन जो बच्चा इस वीडियो को ध्यान से सुन रहा है, मतलब इस स्लाइड के ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बच्चा वर्ड टू वर्ड चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, उसको ये बुक बहुत इजी लगेगी। ठीक है, लास्ट वन है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरी जो अर्थ है ना, पूरी अर्थ के ऊपर, मान लीजिए ये पूरी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर पहले तो क्या होता था कि जैसे इंडिया ने 1991 के अंदर LPG मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ठीक है, बिफोर दैट इंडिया की ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर इतने ज्यादा लिबरल पॉलिसीज नहीं थी कि कोई भी आके यहाँ पे काम धंधा नहीं कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने LPG की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और उसके बाद में हम लोग के अंदर काम धंधा, बिजनेस, और हम लोग भी बाहर जाके काम करने लग गए, और दूसरे देश भी हमारे देश के अंदर आगे काम करना शुरू कर दिया। तो इस टाइप की जो पॉलिसी है, उसी चीज को ग्लोबलाइजेशन मींस ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरा जो ग्लोब है ना, वो एक फैमिली की तरह हो गया। मतलब पहले तो क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह काम धंधा करने में भी बहुत टाइम लगता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीजें इतनी ईजी हो गई है ना कि उसकी वजह से लोगों के एम्प्लॉयमेंट, और इसके नुकसान भी बहुत है और उसके फायदे भी बहुत हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर मतलब दुनिया क्या होगी, इंटरडिपेंडेंट हो गई है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप खुद ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से सब चीजें करोगे। आपको आज कोई भी आप पॉलिसी, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट बना रहे हो ना, तो आपको जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको 50 और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई लॉ बना रहे हो। ठीक है, तो अगर कहीं वो मुस्लिमों के खिलाफ ना चला जाए, कहीं ईरान, इराक, सऊदी अरब ये बुरा ना मान जाए, ठीक है, उस पॉलिसी का क्या होगा। ये सारी चीजें हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हमें सऊदी अरब के साथ में भी काम धंधा, बिजनेस और सारे मतलब पार्टनरशिप देखनी है। ठीक है, रसिया के साथ देखना है, अमेरिका के साथ देखना है, तो 50 अलग अलग और भी देश हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप क्या है कि डिपेंडेंट हो गए हो दूसरे देशों के ऊपर। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे नुकसान क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। तो अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा है। इस चैप्टर के अंदर पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने सीखा कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी के बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सेकंड चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। थर्ड चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। फोर्थ का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सिक्स्थ है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। सातवां है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर चैप्टर को शुरू करेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर से। ठीक है, काफी इजी है। अब कोई सोच रहा होगा कि चैप्टर में तो कुछ करवाया ही नहीं अभी तक और ये तो सीधा इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा ना उसको सारी बुक बिल्कुल एकदम इजी लगेगी। बाकी स्ट्रगल मतलब बच्चे क्या है कि हम पढ़ते रहते हैं बट स्ट्रगल करते रहते हैं कि ऊपर से जब आप ऊपर से कोई चीज को देखोगे ना तो आपको वो अब पता चल जाएगा हाँ कौन कहां से कैसे जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही सीधा एंट्री मार के तो आपको ये नहीं पता कि एग्जिट कैसे लेना है, तो उस हिसाब से है। तो जो बच्चा बुक का नाम समझ लेगा और बुक का जो कंटेंट उसको समझ लेगा तो उसको सब चीजें इजी लगेगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।